नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू है वो हमारे कुछ बहनों हमारे भाइयों की फरमाइश है कि नाक की हड्डी के टेढ़े होने पे वीडियो बनाई जाए। तो आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया वो नाक की हड्डी के टेढ़े होने पे है कि हमारे नाक की हड्डी टेढ़ी क्यों होती है, क्या नाक की हड्डी टेढ़ी होने से हमें नज़ले ज़ुकाम का मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो उसका तसलसल के साथ आप तक पहुँचती चली जाएँ। तो नाक की हड्डी के टेढ़े होने की जो वजह बनती है, याद रखें कि हमारी हड्डियां हों या हमारे सर के बाल हों, ये टोटल की टोटल अपनी खुराक हमारे खून से हासिल करती हैं। और जब हमारे खून के अंदर तवानाई कम होना शुरू होती है तो फिर हमारे सर के बाल भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है। तो खुश्की का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है और दिल का जो ताल्लुक़ है वो मट्टी के साथ है, यानी जो इंसान की जो तामीर अल्लाह ताला ने फरमाई वो मट्टी से पैदा फरमाया। तो अगर खुश्की जब हद से ज़्यादा तजावज़ करेगी तो यकीनन वो बालों को भी खुश्क करना शुरू कर देगी और हड्डियों को भी टेढ़ा करना शुरू कर देगी। हमारी हड्डियां तब टेढ़ी होती हैं जब हरारत या रतूबात अपनी हद से तजावज़ करें और ठंडक बढ़ जाए बॉडी में, तब भी हमारी हड्डियां टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हरारत से कभी भी हड्डी का टेढ़ा होने का कोई अमल सामने नहीं आता कि हरारत से भी कभी कोई चीज़ टेढ़ी हो सकती है। हाँ, हरारत से वो चीज़ मजबूत ज़रूर हो सकती है या वो खुल सकती है, लेकिन वो सुकड़ नहीं सकती, क्योंकि हरारत में सुकेड़ पर पैदा करने की सलाहियत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कोई बर्फ़ है तो उसको अगर हरारत में रखते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाती है, हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो उसमें अगर वैसलीन लगाते हैं और सॉक्स पहनते हैं, हम गर्म जूते पहनते हैं तो वो मुंदमिल होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह औरतों के ट्यूमर्स के मसाइल होते हैं जिनमें ब्लीडिंग बेइंतहा होती है, उसमें भी ऐसे ही मामलात का सामना करना पड़ता है। हरारत की कमी की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन अक्सर जो नाक बतअंदेश लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। और कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे भी हैं कि जो खुद ब खुद इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने ही दिमाग के ज़रिए करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक सही अमल नहीं, क्योंकि इंसानी सेहत के हवाले से चीज़ों को तरतीब देना बहुत ज़रूरी है कंडीशन के मुताबिक, ताकि हम एक बेहतर सेहत की तरफ वापस लौट सकें। अब ये चीज़ याद रखें कि नाक की हड्डी के टेढ़े होने का ताल्लुक़ आपके जिस्म में खुश्की बढ़ने के साथ है और जिस्म में रतूबात की कमी होने के साथ है, ना कि वो हरारत के बढ़ने के साथ है। और जब भी नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, लाजिम नहीं है कि नाक की हड्डी के टेढ़े होने के साथ ही बलगम का सिस्टम शुरू हो जाए या बलगम निचड़ना शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो मस्कुलर सिस्टम का दबाव है, जो आपके दिल का दबाव है, जो तेज़ाबियत की वजह से बनता है, अगर उसके ऊपर दबाव शिद्दत इख्तियार कर जाए, नाक की हड्डी टेढ़ी हो या ना हो, दोनों सूरतों में ही नज़ला होगा। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी होती भी है तो अगर दबाव इंसान के मस्कुलर सिस्टम का कम कर लें तो यकीनन उसका नज़ला ज़ुकाम नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन नाक की हड्डी खुश्की बढ़ने की वजह से, जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे माल्टे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, जैसे आलू बुखारा इमली का इस्तेमाल किया जाए, जैसे दही का इस्तेमाल किया जाए, जैसे बड़े का गोश्त का इस्तेमाल किया जाए, जैसे बैंगन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे अरवी का इस्तेमाल किया जाए, जैसे अभी गर्मी का मौसम है शिकंजीबीन का इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, खट्टी हैं, तुर्श मिजाज में होती हैं, ये तमाम की तमाम मस्कुलर सिस्टम पे दबाव को बढ़ाती हैं और हड्डियों में सुकेड़ पैदा करती हैं, यानी हड्डियाँ टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि गैंठिया के जो पेशेंट होते हैं उनकी हड्डियाँ टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि गैंठिया जब खुश्की जब हद से ज़्यादा तजावज़ करती है तो वो हड्डियों को मूव करना शुरू कर देती है। और अक्सर जो देखने में आता है, अक्सर लोगों के नाक की अगर हड्डी टेढ़ी भी है तो उनका वेट ज़्यादा भी होता है, अक्सर लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उनका वेट कम भी हो जाता है। अगर दोनों सूरतें देखें, दोनों सूरतों में मस्कुलर सिस्टम का दबाव होता है कि जहाँ पे हड्डी टेढ़ी हुई, वेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी मस्कुलर सिस्टम का दबाव, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म फूल गया। और जहाँ पे वज़न कम है तो वहाँ पे भी हड्डी टेढ़ी है, तो वहाँ पे भी ये कंडीशन सामने आएगी कि खुश्की के हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से सुकेड़ पैदा होना शुरू हो गया, रतूबा सूखना शुरू होगी, खुश्क होना शुरू हो गई, तो इंसान के जिस्म का गोश्त ढलकना शुरू हो गया और इंसान कमज़ोर होना शुरू हो गया। अब इन चीज़ों के पीछे वही चीज़ें काम करती हैं जो जिन चीज़ों का हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया या उन्होंने ख़ुद इस्तेमाल नहीं फरमाई। जैसे कट्टे का गोश्त है, सरकार ने ख़ुद इस्तेमाल नहीं फरमाया,
بہت کم استعمال فرمایا، بہت کم۔ اور پھر اگر ہم آتے ہیں مالٹے کی طرف تو سرکار نے مالٹے کا استعمال نہیں فرمایا۔ پھر اس طرح آتے ہیں سیب کا استعمال سرکار نے بہت کم زندگی میں استعمال فرمایا۔ اس کے بعد دہی کا استعمال سرکار نے نہیں فرمایا۔ مچھلی کا سرکار نے استعمال فرمایا، لیکن چونکہ سرکار کا مزاج تو حرارت میں تھا تو ان کو مچھلی کھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اگر مچھلی کھائی بھی جائے، حرارت اگر کسی بندے کے مزاج میں حرارت ہو تو مچھلی کھانا اس کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب حرارت ہوگی تو مچھلی کا مزاج اللہ رب العزت نے خشک سر ترتیب دیا ہے، تو جب حرارت ہوگی تو خشک سر چیز آپ کے جسم میں رک نہیں پائے گی، بلکہ وہ ہضم ہو کے اگر وہ تلف ہونے والی ہے تو جسم سے باہر نکل جائے گی، اگر جسم کا حصہ بننے والی ہے تو یقیناً وہ خون بن کے آپ کی باڈی میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حرارت کے ساتھ کبھی بھی آپ کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوگی وہ حرارت کی کمی کی وجہ سے ہوگی، اور ایسی حالت میں جو خوراک ہم استعمال کر سکتے ہیں اس خوراک میں یقیناً ہم کاجو کا استعمال، جس میں رطوبات ہوتی ہیں، جن میں تیل ہوتا ہے جو ہمارے ہڈیوں کو نرم کرنے کی صلاحیت رکھے اور خشکی ختم کرنے کی صلاحیت رکھے، اس میں کاجو کا استعمال، اخروٹ کا استعمال، انجیر کا استعمال، بکرے کی یخنی کا استعمال، کھجور کا استعمال، دیسی مرغی کی یخنی کا استعمال، آم کا استعمال، خربوزے کا استعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں یقیناً بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اور بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر خشکی کو کم کر دیا جائے تو ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا نارمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ناک کی ہڈی سیدھی نہ بھی ہو سکے یا نہ بھی ہو، اگر ہم اپنی پرابلم کو ٹھیک کر لیں، یعنی اگر ناک کی ہڈی کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں چھینکوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، یا آپ کو سانس کی دقت کا سامنا ہے، یا آپ کو الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ کسی بھی چیز کا تعلق انسان کی ناک کی ہڈی کے ٹیڑھے ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم، انسان کے دل کے دباؤ کے ساتھ ہے، اور خشکی بڑھنے کے ساتھ ہے، اور حرارت کی کمی کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً اگر حرارت کو بہتر کیا جائے اور بدستور حرارت کو بڑھایا جائے تو ہم ناک کی ہڈی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جو سانس کی تنگی ہے یا کاربن کی زیادتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سانس میں گھٹن ہوتی ہے، اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔